नमस्कार मित्रों। जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, वो भी भारत के एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, क्या हमारी शिक्षण व्यवस्था उतना बढ़िया है? क्या इस व्यवस्था एक स्टूडेंट को लाइफ बिल्डिंग सोर्स बन सकता है? शायद इस प्रश्न का उत्तर हमारे देश का बेरोजगारी देता है। भारत की यूनिवर्सिटीज तो एजुकेशन सेंटर्स नहीं बल्कि बिजनेस सेंटर्स बन चुका है। यहाँ कोई नए आइडियाज़ के बारे में, नए आविष्कारों के बारे में बात ही नहीं करते। बात करते हैं तो सिर्फ मार्क्स की या फिर यूएसए में नौकरी की। आज के समय में लोग विदेश में पढ़ना या नौकरी करना एक प्रतिष्ठा और गौरव मानते हैं। विदेश में पढ़ाई करा हुआ एक स्टूडेंट को आसानी से नौकरी मिल जाता है। इसी वजह से हर साल लाखों स्टूडेंट्स कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और कई देशों में जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। लेकिन क्या हमारा भारत का इतिहास में भी ऐसे ही था? क्या उस समय में भी लोग विदेश जाते थे पढ़ाई करने के लिए? तो चलिए इतिहास का पुस्तक खोलकर देखते हैं, जो आप अपने स्कूल डेज में कभी नहीं खोला है। वैसे भी इन सब के बारे में हमारा स्कूल बुक्स में कहा दिया है। जैसे लोग आज विदेश जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, उसी तरह भारत में एक समय था जब कई देशों के स्टूडेंट्स भारत की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए आते थे। यहाँ पढ़ाई करा हुआ स्टूडेंट को उनके देश में एक अलग ही रिस्पेक्ट था। वैसे भी भारत में कई यूनिवर्सिटीज़ थे और उनमें से एक प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी था नालंदा महाविहार। नालंदा सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं बल्कि ज्ञान का भंडार था, भारतीय शिक्षण का वैभव था। पूरे दुनिया भारत की तरफ आकर्षण से देखने के लिए नालंदा एक रीजन बन गया था। इस विश्वविद्यालय में 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स और 1,000 से अधिक टीचर्स थे और इसका ग्रंथालय में 19 लाख से ज़्यादा पुस्तक था, इसलिए इसको ज्ञान का भंडार कहा जाता है। लेकिन जैसे ही कई आक्रमणकारियों ने भारत के ज्ञान और विज्ञान को नाश कर दिए थे, उसी तरह नालंदा का नाश का समय भी आ गया था। एक प्रसिद्ध और आकर्षक विश्वविद्यालय एक अनागरिक आक्रमणकारी से नाश हो जाता है। हजारों शिक्षक और स्टूडेंट्स को भी मारा जाता है। ग्रंथालय में आग लगाया जाता है और इस आग 3 महीने से ज़्यादा देर तक जलता है। यहाँ सिर्फ एक विश्वविद्यालय का नहीं बल्कि भारत का शिक्षण व्यवस्था का नाश होता है, भारत का शैक्षणिक वैभव का नाश होता है। एक ज्ञान से भरा हुआ विश्वविद्यालय खून और आग से भरा हुआ इतिहास बन जाता है। भारत का शिक्षण व्यवस्था का नाश यहाँ से शुरू होता है। आखिर ऐसे क्यों हुआ? तो चलिए जानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास इस वीडियो में। नालंदा का शुरुआत 5th सेंचुरी में होता है, मतलब करीब 1500 वर्ष पहले। इसका स्थापना गुप्ता डायनेस्टी के सम्राट कुमारगुप्ता ने करता है। नालंदा का वास्तुकला आज के समय का कोई बिल्डिंग से कम नहीं था, जो वहाँ के स्टूडेंट्स को बोर्डिंग फैसिलिटीज़ देता था और उसको दुनिया का पहला बोर्डिंग फैसिलिटीज़ देने वाला यूनिवर्सिटी माना जाता है। नालंदा हर देश के स्टूडेंट को स्वीकार करता था और हर धर्म का स्टूडेंट्स को भी स्वीकार करता था। यहाँ पढ़ने के लिए कई देशों जैसे कोरिया, जापान, चीना, इंडोनेशिया और दूर के देशों जैसे ईरान, ग्रीस और मंगोलिया से भी स्टूडेंट्स आते थे। यहाँ कई विषयों के बारे में सिखाया जाता था, जैसे लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉ, एस्ट्रोनॉमी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, मेडिकल साइंस और सारे। नालंदा उस समय का हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड था, या शायद उससे भी बेटर। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, उस समय में ही नालंदा में एंट्रेंस एग्जाम्स था। इसके लिए कई पंडितों को अपॉइंट कर दिया गया था। या स्टूडेंट्स को कोई फीस भी नहीं देना पड़ता था। जैसे मैंने कहा, इसका स्थापना गुप्ता के समय में होता है। कुमारगुप्ता के बाद भी कई गुप्ता रूलर्स इसका इम्प्रूवमेंट करते हैं। नालंदा में कुछ भवनों का भी निर्माण करते हैं। नालंदा 5th और 6th सेंचुरी में गुप्ता रूलर्स के राज में रहता है। गुप्ता डायनेस्टी के पतन के बाद नालंदा वर्धना डायनेस्टी के राज में आता है। यहाँ भी नालंदा का इम्प्रूवमेंट होता है। सम्राट हर्षवर्धना नालंदा में कई मंदिरों का निर्माण करता है और वहाँ रहने वाले हजारों स्टूडेंट्स और टीचर्स को खाने के लिए दानों का व्यवस्था करता है। अगर देखें तो इस समय में भी नालंदा का कोई नष्ट नहीं होता है। आज के समय में इन सब के बारे में हमको पता चलने के लिए एक ही सोर्स है, ट्रैवलर्स।
उस समय में कई ट्रैवलर्स या पिलग्रिम्स भारत को देखने के लिए आते हैं और उनके पुस्तक में भारत के बारे में लिखते हैं। इस वीडियो में हम दो मेजर ट्रैवलर्स के बारे में बात करते हैं। पहला है फाहियान, एक चाइनीज़ ट्रैवलर जो अपने 60 की उम्र में चाइना से भारत तक पैदल आता है और यह भारत में 10 साल तक रहता है। इस फाहियान श्रीलंका में भी 2 साल तक रहता है और श्रीलंका के बारे में लिखता है यह सिर्फ शैतान और ड्रैगन्स भरा हुआ है। आखिर पता नहीं उन्होंने ऐसे क्यों लिखा, लेकिन भारत को बहुत सुंदर से वर्णन करते हैं। भारत के कई नगरों सभी सुविधाओं से भरा हुआ है और नालंदा से मेरे को कई विचारों के बारे में ज्ञान मिला है। फाहियान करीब 337 से 422 सी के समय में भारत में आता है। इसके बाद आता है ह्यूआनसैंग और एक चाइनीज़ ट्रैवलर जो भारत में 7th सेंचुरी में आता है। ह्यूआनसैंग 17 साल तक भारत में रहता है और 2 साल तक नालंदा में पढ़ाई करता है। नालंदा में उसको मोक्षदेवा नाम दिया जाता है। ह्यूआनसैंग वहाँ ग्रामर, लॉजिक और संस्कृत के बारे में पढ़ाई करता है और नालंदा के बारे में भी बहुत सुंदर से वर्णन करता है। नालंदा में बड़े बड़े दीवार थे और अंदर प्रवेश करने के लिए एक बड़ा द्वार था। नालंदा के आसपास बड़े बड़े पर्वत थे। जब वह ध्यान करने के लिए बैठते थे तो बादल में बैठने की तरह फील होता था। आप यहाँ इमेजिन कर सकते हैं कितना सुंदर होगा नालंदा। जब ह्यूआनसैंग वापस चाइना जाता है तो नालंदा से 600 से ज़्यादा पुस्तक लेकर जाता है। इसके बाद पाला डायनेस्टी का शुरुआत होता है और इस समय में बुद्धिज़्म को ज़्यादा प्रोमिनेंस मिलता है। नालंदा चाइनीज़ ट्रैवलर्स का फेवरेट प्लेस बन जाता है। उन लोग यहाँ आकर पढ़ाई करना और उनके साथ कई पुस्तकों को अपने देश लेकर जाना करते रहते थे। नालंदा 700 साल तक पूरे दुनिया को ज्ञान देता है, लेकिन 12th सेंचुरी में नालंदा का नाश हो जाता है। एक अनागरिक आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने नालंदा का नाश करता है। वहाँ के टीचर्स और स्टूडेंट्स को बिना कोई दया से मारा जाता है। कुछ स्टूडेंट्स वहाँ से भागते हैं। नालंदा के ग्रंथालय को आग लगाया जाता है और इस आग 3 महीने से ज़्यादा देर तक जलता है। पूरे नालंदा वहाँ नाश हो जाता है। लेकिन नालंदा के आखिरी गुरु शाक्य श्रीभद्रा ने कई पुस्तकों का रक्षण करते हैं और वहाँ से तिब्बत पहुँचते हैं। तिब्बतियन बुद्धिस्ट का जो आचार विचार है, ज्ञान है, उनके टेक्निक्स है, वो तिब्बत में नहीं बल्कि भारत का नालंदा से लिया गया है। इस बात को तिब्बतियन धर्मगुरु दलाई लामा भी मानते हैं और वह स्वयं नालंदा का फॉलोअर कहते हैं। इस नालंदा को याद में रखने के लिए भारत में नया नालंदा का निर्माण हो रहा है। राजगीर में इस नया नालंदा का निर्माण कार्य 90% पूर्ण हुआ है। पुराना नालंदा को याद में रखकर इसका निर्माण कराया गया है। इस प्रोजेक्ट का शुरुआत भारत का मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम ने शुरू करे थे। इसका निर्माण 2014 में शुरू होता है। यहाँ विदेशी स्टूडेंट्स को इसके तरफ आकर्षित करने का प्लान है। बख्तियार खिलजी से नाश हुआ नालंदा अब पुनर्निर्माण हो रहा है। जो नालंदा के साथ हुआ वो बहुत दुख की बात है, लेकिन देखते हैं APJ अब्दुल कलाम दिया हुआ इस योजन क्या फल देता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो से आपको एक छोटी सी भी इंफॉर्मेशन मिली है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने लोगों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले से एक शानदार कंटेंट के साथ। तब तक के लिए